हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमर सर फ्रॉम अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 12 किया था और मैंने आपको सेक्शन ई के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 होमवर्क में दिए थे। आज हम सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं और फिर सम सॉल्व करते हैं। इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम increased by 9/5 times in the year 16 as compared to the base year, find the index number of production for the year 16 as compared to the base year। base year नहीं बताया इन्होंने। base year में जितना भी प्रोडक्शन था 2016 में 9/5 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सपोज प्रोडक्शन इन बेस ईयर इज़ 100। सपोज प्रोडक्शन इन द बेस ईयर इज़ 100। अब इसमें इंक्रीज कितना हुआ है, इन्होंने इंक्रीज़ बताएं। सो इंक्रीज़ देखिए कितना हुआ है। सो इंक्रीज़ के लिए इन्होंने क्या कहा है कि बेस ईयर के कंपेयर में 9/5 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। सो 100 इंटू 9/5। सो 100 इंटू 9/5 करेंगे। सो 100 इंटू 9/5 कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है 180। तो करंट ईयर में प्रोडक्शन कितना हो जाएगा ये इन्होंने पूछा है। फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द ईयर 16। सो करंट ईयर का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बेस ईयर प्रोडक्शन इन द बेस ईयर, तो वो था प्रोडक्शन इन बेस ईयर 100 एंड प्लस इंक्रीज्ड, कितना इंक्रीज हुआ है 180। सो करंट ईयर में ये हो जाएगा 280। सो इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर कंपेयर टू द बेस ईयर विल बी 280। ये इसका आंसर है। ये है सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 13। नाउ ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 14। If index number of Laspers is equals to 221.5 and Fisher's 222, find index number of Pasteur's। Now index number of Fisher का फॉर्मूला क्या है, Fisher equals to square root of Laspers into Pasteur। तो वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर। सो इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर दिया हुआ है 222, इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर 221.5 इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे एंड रूट। अब हमें रूट कैंसिल करना हो तो सामने स्क्वायर करना पड़ेगा। सो देयरफॉर 222 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 221.5 इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे। फिर से देखिए मैंने क्या किया, मैंने राइट हैंड साइड रूट हटाकर लेफ़्ट हैंड साइड को स्क्वायर कर दिया। ये मैथमेटिक का एक रूल समझो आप कि स्क्वायर रूट हटाकर सामने स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर रूट हटाकर मैंने स्क्वायर कर दिया। सो देयरफॉर अब मुझे पास्चे की वैल्यू चाहिए। सो 222 स्क्वायर डिवाइड बाई 221.5 इज इक्वल्स टू इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे। सो पास्चे क्या हो जाएगा, फिशर का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड में 221। ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो जाएंगे। सो देयरफॉर 49284 डिवाइड बाय 221.5 इज इक्वल्स टू इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे। सो फाइनली हमें इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे मिल जाएगा। डिवाइड करेंगे 221.5 से, तो ये आंसर आया 222.5। ये नंबर्स जो होते हैं तीनों के मोस्टली नियर बाय में होते हैं। देखिए एक का 222 था, दूसरा 221.5 है, तो ये 222.5 आया। लगभग नियर बाय में होंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। सो ये सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 14। अब इसके बाद सेक्शन सी में एक क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ। एक्चुअली हमने जब सेक्शन सी स्टार्ट किया था तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 से आपको करवाया था।
अब मैं आपको सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 7 करवाने जा रहा हूँ। द कॉस्ट ऑफ, होपफुली दिखाई दे रहा होगा आपको, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर increased from 280 to 340 during a certain time period, and the wages increased from 13,500 to 14,750. Find the real gain or loss of the workers. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 280 में से 340 हो गया। इनके जो वेजेस इंक्रीज हुए हैं वो 13,500 में से 14,750 हुए हैं। अब हमें रियल इनका लॉस या गेन फाइंड करना है। ये सब मैं आपको दो मेथड से करवा रहा हूँ। तो पहले हम इंडेक्स नंबर से करेंगे कि इंडेक्स नंबर जो है वो 280 में से 340 हो गया। सो इंक्रीज्ड कितना हुआ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, पेज नहीं छोड़ा है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इंक्रीज कितना हुआ। 280 में से 340 हो गया। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंक्रीज्ड इन इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में इंक्रीज कितना हुआ। सो 340 माइनस 280 इज इक्वल्स टू 60 इंक्रीज हुआ। अब मैं देखूंगा कि इंक्रीज्ड 60 हुआ तो ये परसेंटेज कितने हुए। सो देयरफॉर इंक्रीज इन परसेंटेज। सो इंक्रीज इन परसेंटेज के लिए मुझे क्या करना होगा कि पहले का इंडेक्स नंबर 280 था, फिर 340 हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ। सो इंक्रीज इन परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 60 जो इंक्रीज हुआ है डिवाइड बाय बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 280 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में पता चल जाएगा कि कितना इंक्रीज हुआ। सो 60 डिवाइड बाय 280 परसेंटेज, तो ये परसेंटेज आ रहा है अप्रॉक्स 21.4286 परसेंटेज इंक्रीज हुआ। अब आप करके देखिए 280 में आप 21.4286 परसेंटेज इंक्रीज करके देखिए तो 340 आ जाएगा। सो कहने का मतलब है कि 280 में से 340 हुआ, ये 60 पॉइंट्स इंक्रीज हुआ, 60 पॉइंट्स इंडेक्स नंबर इंक्रीज हुआ एंड इन परसेंटेज वो 21.42% इंक्रीज हुआ। अब ये तो है महंगाई बढ़ गई। इंडेक्स नंबर मीन्स क्या होता है, महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ गया 21.4286 परसेंटेज। अब इनकी सैलरी इतनी ही इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो आइए अब इनकी सैलरी देखते हैं कि क्या इनकी सैलरी इतनी इंक्रीज़ हुई है। सो इनकी सैलरी पहले थी 13,500। सो सैलरी इन बेस ईयर, सैलरी इन बेस ईयर 13,500। अब इस 13,500 में इनका इंक्रीजमेंट कितना होना चाहिए। सो इंक्रीमेंट होना चाहिए 21.4286 परसेंटेज इंक्रीज होनी चाहिए सैलरी। सो 13,500 का मैं कर रहा हूँ 21.4286 परसेंटेज, तो ये आंसर आ रहा है 2892.86। इतनी सैलरी इनकी रुपीज़ में इंक्रीज होनी चाहिए और इंक्रीज होकर अब इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी तो वो देखिए। सो प्लस करेंगे 13,500 में तो इनकी सैलरी होनी चाहिए कि जितनी महंगाई बढ़ गई है उसके अकॉर्डिंग इनकी सैलरी होनी चाहिए 16,392.86। ये इनकी सैलरी होनी चाहिए। अब इनकी सैलरी कितनी हुई है तो इनकी सैलरी 13,500 में से 14,750 हुई है। तो ये हुआ इनका ओवरऑल लॉस। फिर से समझिए, इंडेक्स नंबर 280 था, 340 हो गया। इंडेक्स नंबर में 60 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट हुआ। परसेंटेज में देखें तो 21% महंगाई बढ़ गई, सैलरी 21% बढ़नी चाहिए। सो बेस ईयर की सैलरी थी 13,500,
21.42% अगर सैलरी बढ़ रही है तो सैलरी होनी चाहिए 16,392.86 और इनकी सैलरी कितनी है 14,750। तो फाइनली ये इन वर्कर्स को लॉस हुआ और कितना लॉस हुआ तो वो देखते हैं। सो फाइनली लॉस देखें, लॉस टू द वर्कर्स, इनकी सैलरी होनी चाहिए 16,392.86 जबकि इनकी सैलरी हो गई है 14,750। सो माइनस करेंगे 16,392.86 माइनस 14,750, सो 1,642.86। ये इन्हें लॉस हो गया। लॉस क्यों हुआ? लॉस नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं कि इनका परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगा। परचेजिंग पावर रिड्यूस कैसे हो जाएगा कि पहले इनका इंडेक्स नंबर 280 में से 340 हो गया, मीन्स महंगाई बढ़ गई 21%। 21% अगर सैलरी बढ़ती उनकी तो इनकी सैलरी होनी चाहिए 16,392, बट इनकी सैलरी है 14,750। सो फाइनली इनको लॉस हुआ। यह है डिक्रीज़ इन परचेजिंग पावर। हम यहाँ बोल सकते हैं कि डिक्रीज़ इन परचेजिंग पावर, डिक्रीज़ इन परचेजिंग पावर, इनका परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो जाएगा, परचेजिंग पावर। ये मेथड आपको एक समझ में आया। एक और मेथड करवा रहा हूँ, हो सकता है वो थोड़ा इजी लगे आपको। इस मेथड में भी समझ में तो आ गया होगा। फिर से क्वेश्चन बताऊँ कि इंडेक्स नंबर 280 में से, जो इंडेक्स नंबर है 280 में से 340 हो गया, सैलरी 13,500 में से 14,750 हो गई, तो वर्कर्स को लॉस हुआ या गेन हुआ? तो वैसे तो आपको इन टर्म्स ऑफ मनी दिखाई दे रहा होगा उनको गेन हुआ। गेन क्यों हुआ? क्योंकि उनकी सैलरी 13,500 में से 14,750 हो चुकी है। मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी आपको दिखाई देगा, इन टर्म्स ऑफ रुपीस आपको दिखाई देगा कि रियल में उनकी सैलरी बढ़ी है, इंक्रीज़ हुई है। बट जितने प्राइजेस इंक्रीज़ हुए, जितनी महंगाई बढ़ी है, उतने बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वो देखने के लिए हमें इंडेक्स नंबर काम में आता है। तो इंडेक्स नंबर में हमने देखा कि 60 पॉइंट्स इंडेक्स नंबर इंक्रीज़ हो गया, महंगाई 21.42% इंक्रीज़ हो गई। अगर उतनी ही सैलरी इंक्रीज़ होती तो उनकी आज सैलरी 16,392 होनी चाहिए, बट उनकी सैलरी है 14,750। सो उसके अकॉर्डिंग उनको लॉस हुआ। एक ये मेथड है। दूसरा, और ये आपको मैं इजी मेथड से बता रहा हूँ। अब इसी इजी मेथड से क्या है, मैं सीधा सा सिंपल एक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ। इफ़ इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज़ 280, then index number of base year 280, then index number of current year 340। क्लियर? बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 280 है और करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 340 हो गया। सो इफ सैलरी ऑफ बेस ईयर इज 13,500, then how much the salary of the current year? So salary should be कितनी होनी चाहिए? 13,500 into 340 डिवाइड बाय 280। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 13,500 into 340 डिवाइड बाय 280। तो ये आंसर आया 1,6,392.86। इतनी सैलरी होनी चाहिए। एंड वर्कर्स की सैलरी करंट ईयर में है कितनी? सैलरी, रियल सैलरी इन करंट ईयर, रियल सैलरी इन करंट ईयर, उनकी करंट ईयर में रियल सैलरी है 14,750। महंगाई के अकॉर्डिंग उनकी होनी चाहिए 16,392। देखो ये हमारा आंसर मैच हो गया यहाँ पर।
16,392 होनी चाहिए और है 14,750। सो माइनस करेंगे तो ये हुआ इनका 1,642.86, ये हो गया लॉस टू द वर्कर्स, और इसी को ही कहेंगे डिक्रीजिंग इन परचेजिंग पावर, डिक्रीज इन परचेजिंग पावर। क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ती है उतनी इनकम नहीं बढ़ेगी, तो कंज्यूमर का परचेजिंग पावर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो होपफुली आपको ये मेथड भी समझ में आया। ये थोड़ा इजी लगा होगा, इसमें इजीली कैलकुलेट हो गया कि 280 बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 280 है और करंट ईयर का 340 है, और बेस ईयर की सैलरी 13,500 है, तो करंट ईयर की सैलरी कितनी होनी चाहिए? सैलरी होनी चाहिए 16,392 और रियल सैलरी है 14,750। सो लॉस हुआ है वर्कर्स को 1,642 रुपीज़ का। सो ये था सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 7। सेक्शन सी हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। अब हम आगे देखेंगे सेक्शन डी। सो आइए सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी में मैंने लॉन्ग सम आपको ऑलरेडी होमवर्क में दे दिए थे। 8, 9, 10, 11, 12 आपको ऑलरेडी होमवर्क में दे दिए थे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन 7 बुक में है आपके सामने। द प्राइस ऑफ 3 आइटम्स अमॉन्ग 5 फ्यूल आइटम्स इंक्रीज बाय 50%, 90% एंड 110% इन द ईयर 15 एज कम्पेयर टू द बेस ईयर 14। बेस ईयर 14 है, करंट ईयर 15 है, और प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं 50%, 90% एंड 110%। सो मैंने आइटम्स को सपोज लिया है, क्योंकि 5 आइटम्स हैं और आइटम्स नहीं दिए हुए हैं, तो A, B, C, D, E ले लिया है। अब ये आइटम्स कितने इंक्रीज हुए हैं? सो 50% प्राइस इंक्रीज हो गया है। सो 50% इंक्रीज हो गया है तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 होता है, और अगर 50% इंक्रीज हो गया तो इंडेक्स नंबर हो जाएगा 150। दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 90% इंक्रीज़ हुआ है। सो बेस ईयर में 100 प्लस 90% इंक्रीज़ हो गया तो ये हो जाएगा 190। एंड थर्ड प्रोडक्ट का 110% इंक्रीज़ हुआ है। सो 100 प्लस 110 ये हो जाएगा 210। जितना इंक्रीज़ हुआ है प्लस करेंगे और डिक्रीज़ हुआ है तो माइनस करेंगे। बेस ईयर में तो मैंने देखो यहाँ क्या लिखा है, इंडेक्स नंबर इज़ इक्वल्स टू बेस ईयर प्लस इंक्रीज माइनस डिक्रीज। अगर इंक्रीज हुआ है तो प्लस कीजिए, डिक्रीज हुआ है तो माइनस कीजिए। देन द प्राइस ऑफ द 2 आइटम्स डिक्रीज्ड बाय 5% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। 2 आइटम्स के प्राइस डिक्रीज हुए हैं 5 एंड 2%। सो 100 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 95, एंड 100 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 98। मीन्स 3 प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं और 2 प्रोडक्ट के प्राइस डिक्रीज हुए हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज 5 आइटम्स इज 5, 4, 3, 2, 1, फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ फ्यूल प्राइस फॉर द ईयर 15। अब ये रेशियो जो दिया हुआ है इनके यूज़ का, मीन्स हम ए प्रोडक्ट कितना यूज़ करते हैं, बी प्रोडक्ट कितना यूज़ करते हैं, ये उनका रेशियो दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है हमें वेट, तो वेट दिया हुआ है 5, 4, 3, 2, 1, ये वेटेज दिया हुआ है इनका क्वेश्चन नंबर 7 में। सो 5, 4, 3, 2, 1 वेट दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो आपको जनरल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, और वो आपको पता है कैसे होगा। IW करेंगे और IW के बाद इंडेक्स नंबर लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं जनरल इंडेक्स नंबर। जनरल इंडेक्स नंबर इसलिए लिखते हैं कि A प्रोडक्ट 50% इंक्रीज़ हुआ, ये A प्रोडक्ट का इंडेक्स नंबर है, ये B प्रोडक्ट का इंडेक्स है, ये C का है, ये D का है और ये E का है। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो एक जनरल इंडेक्स नंबर आएगा कि जनरल ओवरऑल इंक्रीज़ कितना हुआ। सो ये तो आप मेथड कर भी आए हो। IW करना है और फाइनली हमें टोटल लेकर आना है। ये कॉलम आपको मल्टीप्लाई करना है और सम आप खुद पूरा करोगे। मैं आपको बता देता हूँ आपके आंसर्स क्या आएंगे। ये है आपका 15, यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए 2428,
एंड फाइनली जो आपका इंडेक्स नंबर आ जाएगा वो आएगा, जनरल इंडेक्स नंबर आप इसे बोल सकते हो 161.87। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। सम आप खुद पूरा करोगे, 161.8666 आ रहा है, 161.87 फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर न्यू पॉइंट क्या था कि इंडेक्स नंबर में इंक्रीज डिक्रीज दिए हुए थे, वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए। सिग्मा IW करोगे और टोटल करोगे। नाउ ये था सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 ऑलरेडी मैंने आपको होमवर्क में दिए थे और आपने किए होंगे। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 13। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 13, ये सम आप पूरा कर लेना। मैं इसे होमवर्क नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि होमवर्क नहीं बोल सकते, सिर्फ आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करके टोटल करना है। सो सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 13, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 13, इफ सिग्मा P1 Q0 इज टू, रेशियो दिया हुआ है, सिग्मा P0 Q0 इज इक्वल्स टू 5:3 एंड सिग्मा P1 Q1 is to sigma P0 Q1 is equals to 3:2, compute the Laspeyres, Pastès and Fisher's index number। Laspeyres, Pastès and Fisher's index number कैलकुलेट करना है। सो आइए पहले पॉइंट को समझते हैं। तो पहले मुझे दिया हुआ है सिग्मा P1 Q0, रेशियो P0 Q0, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इज़ इक्वल्स टू 5/3, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 इज़ इक्वल्स टू 3:2, दैट मीन्स 3/2। सो नाउ मुझे कैलकुलेट करना है फर्स्ट इंडेक्स नंबर ऑफ Laspeyres। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स नंबर ऑफ Laspeyres? तो इंडेक्स नंबर ऑफ Laspeyres का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया इसका, यूज कौन सा, 1000 याद रखना है। अब ये दिया हुआ है 5/3 इंटू 100, तो 5/3 इंटू 100 करेंगे तो इंडेक्स नंबर ऑफ Laspeyres आ जाएगा 5/3 इंटू 100, तो ये आंसर आया 166.67 इंडेक्स नंबर ऑफ Laspeyres। सेम इंडेक्स नंबर ऑफ Pastès, सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, तो ये होगा 3/2 इंटू 100। तो Pastès का रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू 100, तो Pastès का आंसर आया 150, इंडेक्स नंबर ऑफ Pastès। लास्ट हमें इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर कैलकुलेट करना है। ऑलरेडी आपको पता है फिशर का फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ Laspeyres इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ Pastès। Laspeyres 166.67, Pastès 150 and root। So 166.67 into 150 is equals to, तो ये आंसर आ रहा है 25,000.5 रूट, और रूट करेंगे तो ये आंसर आएगा 158.12 इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन डी। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 13, हमें वैल्यू दी हुई थी P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0 की, जिसमें से हमने Laspeyres, Pastès एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर
कैलकुलेट किया। सो क्वेश्चन नंबर 13। नाउ नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन डी, और उसके बाद हमारा सेक्शन डी पूरा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है। If the ratio of last year's and past year's index number is 4:5 and Fisher's index number is 150, find past year's index number। हमें रेशियो दिया हुआ है। If ratio of index number of last year's is to index number of past year 4:5 और दूसरा दिया हुआ है इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर 150, और हमें पास्ट ईयर का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट ईयर्स डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ पास्ट ईयर इज इक्वल्स टू 4/5। इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट ईयर्स डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ पास्ट ईयर इज इक्वल्स टू 4/5। एंड इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या होगा कि इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट ईयर्स इज इक्वल्स टू, अब ये जो इंडेक्स नंबर ऑफ पास्ट ईयर है ये इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में दिया हुआ है, इसे राइट हैंड साइड ले जाना हो तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ पास्ट ईयर। ये हो जाएगा 4/5 इज इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ पास्ट ईयर। ये डिवाइड में था, मैंने राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट ईयर का एक इक्वेशन हमारे पास बन गया। अब इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर का फॉर्मूला क्या होगा? सो इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट ईयर्स इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ पास्ट ईयर। एग्री करते हो, यही फॉर्मूला होता है इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर का। इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर दिया हुआ है 150 इज इक्वल्स टू इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट ईयर्स, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास 4/5 इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ पास्ट ईयर। ये IL का वैल्यू लिखा है, इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट ईयर्स, एंड इंडेक्स नंबर ऑफ पास्ट ईयर तो है यहाँ पर। ये जो इंडेक्स नंबर ऑफ पास्ट ईयर था वो मैंने यहाँ रखा, और ये जो IL की वैल्यू हमने निकाली वो यहाँ पर रख दी। अब देयरफॉर 150 इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू IP, 2 बार दिया हुआ है तो क्या मैं IP स्क्वायर लिख सकता हूँ, और रूट तो है ही। अब अगर मुझे राइट हैंड साइड रूट हटाना हो तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या करना होगा? तो आपको पता है कि लेफ़्ट हैंड साइड स्क्वायर कर देते हैं। सो 150 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू IP स्क्वायर, इंडेक्स नंबर ऑफ पास्ट ईयर का स्क्वायर होगा। देयरफॉर नाउ 150 स्क्वायर, सो ये आंसर आ जाएगा 22,500 is equals to 4/5 into IP square. So therefore 22,500 into 5, ये 5 मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो गए, और ये 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो गया, इज इक्वल्स टू IP स्क्वायर। तो देखें वैल्यू क्या हो जाएगी, 22,500 इंटू 5 डिवाइड बाय 4, तो ये आंसर आ रहा है 28,125। सो देयरफॉर 28,125 इज इक्वल्स टू IP स्क्वायर। अब मुझे चाहिए IP की वैल्यू, तो क्या करना होगा, ये स्क्वायर है तो सामने रूट करना होगा। आइए मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। So therefore IP is equals to root of 28,125। So IP is equals to, IP का आंसर क्या आ जाएगा, 28,125 का रूट करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 167.71। सो फिर से देखिए क्वेश्चन में इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर दिया हुआ था 150
लास्ट पीयर्स एंड पास्ट चे का रेशियो दिया हुआ था, मैंने लिख दिया लास्ट पीयर्स अपॉन पास्ट चे इक्वल्स टू 4/5। लास्ट पीयर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पास्ट चे को राइट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक इक्वेशन बन गया हमारा। फिशर के इंडेक्स नंबर में फिशर की वैल्यू 150 है, लास्ट पीयर की जगह पर ये वैल्यू रख दी जो आ गई और पास्ट चे एज इट इज़। फिर मैंने उसे सॉल्व किया और इंडेक्स नंबर ऑफ पास्ट चे आया है 167.71। सो ये था सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर हमारा ये सेक्शन डी पूरा हुआ। नाउ अब आपका होमवर्क, आज का होमवर्क। आज मैं आपको एक ही इलस्ट्रेशन होमवर्क में दे रहा हूँ। अब आप सोचोगे हमेशा तो सर 2, 3, 4 सम देते हैं, आज एक ही इलस्ट्रेशन कैसे दे रहे हैं, क्या मैं खुश हूँ क्या बहुत? तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, आप ये मत समझना। मैं आपको दे रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 24। फिर से मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 24 पेज नंबर 42, बुक में पेज नंबर 42 पर दिए हुए हैं। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 24 में देखिए, मैं यहाँ पर पहले आपको दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है जो हमने किया था आगे, फिर क्वेश्चन 2 जिसमें 8/9 टाइम्स इंक्रीज हुए हैं। इलस्ट्रेशन 24 के अंदर ही सम है ये, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक ही इलस्ट्रेशन के अंदर। जो मैंने अभी आपको करवाया, देखिए P1Q0 रेशियो P0Q0, ये वो सम है। आगे हमने एवरेज वाला किया, ये वो सम है। सो इस एक ही इलस्ट्रेशन के अंदर, इलस्ट्रेशन 24 के अंदर 8 सम्स दिए हुए हैं और इन 8 सम्स में सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके सेक्शन सी और सेक्शन डी में कवर हुए हैं। सो यहाँ पर मैं आपको एक इलस्ट्रेशन होमवर्क में दे रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 24 पेज नंबर 42 पर। सेक्शन डी यहाँ पर हमारा पूरा हो गया। आज हमने सेक्शन डी के सम्स भी देखे और सेक्शन सी के कुछ बाकी सम्स थे वो भी मैंने आपको करवाए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ के कुछ इम्पॉर्टेंट सम्स। सो एक और लेक्चर में बनाऊंगा जिसमें सेक्शन ई और सेक्शन एफ के सम्स करवाऊंगा। फिर उसके बाद एक लेक्चर ऐसा रखेंगे जिसमें इलस्ट्रेशंस देखेंगे, अगर कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं तो वो। और लास्ट लेक्चर जो होता है एज़ यूजुअल हमारा थियोरी लेक्चर्स, जिसमें हम इस चैप्टर की थियोरी कवर करेंगे। सो अभी इसके बाद भी 3 लेक्चर और आ सकते हैं इस चैप्टर में। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वीडियो पूरा करता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में।